हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का, वाई डू वी फॉल इल। और बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। क्योंकि हम सबको पता है बीमार हम सब लोग पड़ते हैं, उसके बाद रिकवर भी हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी डिजीज़ भी होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनसे रिकवरी में पूरी लाइफ टाइम निकल जाती है, मतलब वो डिज़ीज़ का कोई प्रॉपर क्योर नहीं होता। तो काफ़ी सारी बातें आपको जानने को यहाँ पे मिलेंगी। किस तरह से वैक्सीनेशन कराई जाती है, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, किस तरह वैक्सीन काम करती है। बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा लोगों को एंटीबायोटिक दी जाती हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिखता है। तो एंटीबायोटिक किस तरह से बैक्टीरिया पे वर्क करके उसको किल कर देती है और हमारी बॉडी पे कोई हार्म क्यों नहीं पहुंचाती है एंटीबायोटिक्स। तो इस तरह की काफ़ी सारी बातें हम लोग करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जो वायरस की वजह से होते हैं, कौन से डिजीज़ ऐसे हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फंगस की वजह से होते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो आता है हेल्थ का, कि भाई हेल्थ से क्या मतलब है। कि अगर बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, कि एक पर्सन को बोल रहे हैं कि आप हेल्दी हो, तो हेल्थ की एक्चुअलिटी में डेफिनेशन क्या है। अगर ओवरऑल बात करो, आप मुझसे पूछो दुनिया में सबसे बड़ी सक्सेस क्या है किसी पर्सन के पास, वो है एक अच्छी हेल्थ। आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी सक्सेस कौन सी है? एक हेल्दी बॉडी। यू मस्ट बी हेल्दी। अब हेल्थ को देख के लोगों को बस ये लगता है, मतलब वर्ड क्वेश्चन को जिनको पता नहीं होता, कि हेल्दी होने का मतलब ये है कि हमें किसी तरह का कोई डिजीज़ नहीं है, यानी हमारी बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, किसी तरह का कोई ऐसा इशू नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम हेल्दी हैं। तो आंसर है नो। ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, ये एक इनकम्प्लीट चीज़ है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि बॉडी में किसी तरह का कोई डिजीज़ ना होना इसका मतलब हेल्दी होता है, तो आंसर है नो। हेल्दी होने के लिए दैट मीन्स आपको खुद को हेल्दी कहने के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। अगर उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप परफेक्ट हो तो आप खुद को बोलोगे कि हाँ आप एक हेल्दी पर्सन हो। किस तरह से, क्या डेफिनेशन है, जो स्टैंडर्ड है, किस चीज़ को हम लोग हेल्दी बोलते हैं, तो उसको देखते हैं। तो इस बात का तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ डिजीज़ फ्री होना हेल्दी नहीं होता है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके बोल सकते हैं कि आप हेल्दी हो। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने एक डेफिनेशन दी है। दिस डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज गिवन बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये पता होना चाहिए, बेसिक सी बात। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। तो पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ से रिलेटेड सारे स्टेटस यही मेंटेन करता है कि स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ध्यान रखना, तीन चीज़ें इंक्लूड हैं यहाँ पे। फिजिकली आप हेल्दी होने चाहिए, मेंटली हेल्दी होने चाहिए, और इसके अलावा सोशली भी आप हेल्दी होने चाहिए। एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। सिर्फ किसी तरह के कोई डिजीज़ की एब्सेंस होने से आपको हेल्दी नहीं बोला जा सकता। कि अगर आज मेरे सामने कोई पर्सन आए और मुझसे बोले कि सर मेरी बॉडी में किसी तरह का कोई डिजीज़ नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरे को कोल्ड भी नहीं है, इस टाइम कुछ नहीं है, तो मैं हेल्दी हूँ, तो आंसर है नो। आपके सिर्फ डिजीज़ फ्री होने से तो आप ये नहीं बोल सकते खुद को हेल्दी हो। उस केस में आप बस फिजिकली हेल्दी हो, बाकी दोनों एस्पेक्ट आप भूल गए। मेंटली और सोशली हेल्दी भी तो होना ज़रूरी है। मेंटली हेल्दी का मतलब हो सकता है कि उस पर्सन की बॉडी में किसी तरह का कोई डिजीज़ नहीं है, उसके सारे ऑर्गन प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, बट वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहता है, तो वो हेल्दी थोड़ी ना हुआ। मेंटल प्रेशर है ना उसकी बॉडी पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हेल्दी हो ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसा केस है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि भाई उसको कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, बॉडी उसकी बिल्कुल परफेक्टली फिट है, सब कुछ बढ़िया है, मेंटली भी वो हेल्दी है, उसकी बॉडी में किसी तरह का कोई डिप्रेशन उसके माइंड पे कुछ नहीं है, बट उसका जो फ्रेंड सर्कल है या जिस जगह पे वो काम करता है उधर का एनवायरनमेंट है या उसकी सोसाइटी है, उसके आस पड़ोस के लोग हैं, वो बहुत बेकार हैं, वो बहुत बेकार सा एनवायरनमेंट है। जिस जगह में वो रहता है वहाँ बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, तो उस केस में क्या बोलूँगा कि सोशल नेटवर्क बहुत ख़राब हो गया उसका, तो उस केस में भी वो हेल्दी नहीं हुआ। फिर देख लो ना, फिजिकली फिट है वो बंदा, मेंटली फिट है, बट सोशल एनवायरनमेंट खराब हो जाने की वजह से आप उसे हेल्दी नहीं बोल सकते।
तो इस वजह से मैंने एक चार्ट बना के, ये चार्ट आप बनाओगे प्रॉपर्ली अपनी नोटबुक में, इससे बहुत अच्छे से एस्पेक्ट मैंने सारे शो किए हुए हैं, मैं तुम्हें एक एक करके समझाता हूँ। डेफिनेशन तो बच्चों मेन ये हो गई जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है हेल्थ की, कि हेल्थ के अंदर आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ तीनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो देखो सेंटर में लिखा हुआ है व्हाट्स डिटरमाइनिंग अवर हेल्थ, किन चीज़ों के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि एक पर्सन हेल्दी है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले एजुकेशन वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एजुकेशन वाले पॉइंट से। तो एजुकेशन हमारी सोसाइटी में अगर प्रॉपर लेवल में है, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को अगर प्रॉपरली एजुकेशन मिल पा रही है, तो हाँ ये एक एस्पेक्ट हुआ कि एजुकेशन का होना ज़रूरी है सोसाइटी में, क्योंकि बिना एजुकेशन के किसी भी कंट्री की ग्रोथ नहीं हो सकती। वो कंट्री कभी ग्रो कर ही नहीं पाएगी जब लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, क्योंकि एजुकेटेड नहीं होंगे तो बहुत सारे वो ऐसे काम करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलेंगी, अवेयरनेस नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। तो एजुकेशन सबके लिए, एजुकेशन है बट वो सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। आपको पता है हमारी कंट्री में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल जा ही नहीं पाते अपनी पूरी लाइफ टाइम में। क्यों? स्कूल क्या वो जाना नहीं चाहते? तो आंसर जाना तो चाहते हैं बट उनकी आसपास की सोशल कंडीशंस ऐसी हैं, उनकी फैमिली कंडीशन ऐसी हैं कि वो स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। काफ़ी जगह तो ये होता है कि गर्ल्स को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, लाइक 10th क्लास के बाद मना कर दिया जाता है कई सारे गांव में कि अब आप स्कूल नहीं जाओगे। तो बहुत सारे अभी भी मतलब सोशल डिग्मा हमारे सोसाइटी में फैले हुए हैं जहाँ पे एजुकेशन का लेवल जिसकी वजह से काफ़ी नीचे जा रहा है। कुछ सिटीज़, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी है बट स्टिल बहुत सारे एरिया हमारी कंट्री में या वर्ल्ड के जगह जगह प्लेसेस में ऐसे हैं जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी को फिर नुकसान होता है। तो एजुकेशन की क्वालिटी, एजुकेशन का लेवल अच्छा होगा, एक इंडिविजुअल को बेटर एजुकेशन मिलेगी तो हाँ वो एक स्टेप आगे बढ़ गया हेल्दी होने की सिचुएशन में। तो हेल्दी होने के लिए प्रॉपरली एजुकेटेड होना ज़रूरी है। आप वेल एजुकेटेड होंगे तो आप बहुत सारी बातों का ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं, हाउसिंग एफोर्डेबिलिटी। अब सपोज करो कि बंदा एजुकेटेड तो है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास घर नहीं है रहने के लिए, वो बेचारा उसको फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है या इधर उधर ऐसे ही रहना पड़ रहा है। यानी अगर सर के ऊपर छत नहीं है, हाउस उसके पास नहीं अवेलेबल है किसी भी तरह से, तो वो नॉर्मली टेंशन में रहेगा या नहीं रहेगा? खुद सोचो कि एक बंदा जिसके पास घर नहीं है रहने के लिए, छत नहीं है सोने के लिए, तो उसको वो क्या हेल्दी हो सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है नहीं। दिखने में भले ही फिजिकली हेल्दी हो बट उसके माइंड पे कहीं ना कहीं ये बात उसके डिप्रेशन में इसको लेके जाएगी धीरे धीरे कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मेरी फैमिली को इतने सारी प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ रही है। तो ये भी एक फैक्टर है कि हाउसिंग एफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, हर पर्सन के पास अपना घर होना चाहिए सो दैट वो आराम से उस जगह पे रह सके, अपना लाइफ सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट चीज़ क्या है? न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। भाई अगर अच्छे से प्रॉपरली वर्क करना चाहते हो, अपनी बॉडी को फिजिकली फिट रखना चाहते हो, तो आपको अच्छी डाइट की रिक्वायरमेंट है, एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। अब डाइट हर एक लोगों को, बहुत सारे करोड़ों लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री में, इनफैक्ट बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों की, जिनको एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है और कुछ ऐसे भी हैं जो 2 या 3 दिन में एक बार खाना खा पाते हैं। यानी जो डाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बुरी तरह से मतलब स्कैटर्ड हो चुका है, बहुत ख़राब हो गया है काफ़ी सारी जगह पे। मतलब वही बात है, रीज़न कि एजुकेशन उन बच्चों को प्रॉपर्ली नहीं मिली तो वो बिलो पॉवर्टी लेवल चले गए हैं और गवर्नमेंट के इतने सारे प्रोग्राम्स चलाने के बाद भी स्टिल बहुत सारा एक ग्रुप ऐसा है हमारी सोसाइटी में जिनको प्रॉपरली खाना नहीं मिल पाता है। अब खाना नहीं मिलेगा तो वो कैसे हेल्दी हो जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है। तो न्यूट्रिशन और प्रॉपर एक्सरसाइज का भी बड़ा मेजर रोल होता है हेल्दी होने में। नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट फैक्टर है हेल्थ केयर प्रोविज़न। अब बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। अगर हमारे आसपास के एरिया में अच्छे डॉक्टर्स नहीं होंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो कैसे कंसल्ट करेगा? तो वो पर्टिकुलर डिजीज़, ये वो पर्टिकुलर बीमारी उस पर्सन की जान ले जा सकती है। तो इसलिए अच्छे हेल्थ केयर प्रोविजंस होने चाहिए और वो हर पर्सन के लिए अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो रिच फैमिली है सिर्फ वो उनको अफोर्ड कर पा रही है, तो फिर वो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि रिच फैमिली हेल्थ केयर प्रोविजंस अफोर्ड कर पा रही है, पुअर लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वहाँ तक नहीं जा सकते। तो उससे अगेन एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमारी सोसाइटी में जो आज भी मैटर करता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें छोटे लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उस
हॉस्पिटल में जा सकें, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए उनका जो इलाज है वो अच्छे लेवल के डॉक्टर से नहीं हो पाता है। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ गांव-गांव में, शहर शहर में हर जगह अवेलेबल होंगी और हर एक पर्सन की रीच वहाँ तक होगी, तो धीरे धीरे सोसाइटी हेल्दी होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलिटी, आने जाने के साधन, बस फैसिलिटी, मेट्रो फैसिलिटी, ट्रेन फैसिलिटी, ये सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए और फुल टाइम अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनमें प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली बात है पर्सन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा। उसको ट्रैवल ट्रांसपोर्ट में बहुत समस्या होगी, तो उसको मेंटल प्रेशर झेलना पड़ेगा कि भाई उसको वेट करना पड़ता है, एक एक 2-2 घंटा बस स्टॉप पे वेट करना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा और उसकी बॉडी पे एक मेंटल प्रेशर भी क्रिएट होगा उस चीज़ का, तो वो फिर हेल्दी नहीं रह पाएगा। तो हेल्दी रहने के लिए ये भी बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है कि हाँ, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपरली अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़, कम्युनिटीज़ ऑफ सपोर्ट, डिफरेंट कम्युनिटीज़, चैरिटेबल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो हेल्प के लिए आगे आते रहते हैं। किसी तरह का कोई वायलेंस होता है तो उस तरह की चीज़ों को टैकल करने के लिए कई कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, तो वो कम्युनिटीज़ प्रॉपरली सभी लोगों की हेल्प करें जिससे कि हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट थिंग क्या है, बिल्ट एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। अब सोचो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसकी साफ सफाई बच्चों बहुत ज़रूरी है। आप इमेजिन करो कि अगर ऐसा हो जाए पूरे कंट्री में जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी, वो 15-20 दिन के लिए स्ट्राइक पे चलेगा कि हम कचरा नहीं उठाएंगे, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि गलियों में, सड़कों पे कितनी बुरी हालत हो जाएगी गार्बेज की, कि गार्बेज तो कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है घरों से। तो अगर कोई गार्बेज कलेक्ट करने वाला जो पूरा सिस्टम है वो बंद कर दिया जाए, वो फेल हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आसपास की साफ सफाई की जो भी पूरी सिचुएशन है सब खराब हो जाएगी और उसकी वजह से लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रखना भी बहुत ज़रूरी है। और उसमें सिर्फ हमारा नहीं है, देखो यहाँ सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन आ रहा है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि गार्बेज कलेक्शन का प्रॉपरली ध्यान रखा जाए कि आसपास में नालियों में इस जगह पे कचरा वगैरह ना हो, रोड पे कचरा ना हो। हम लोगों को खुद ध्यान रखना है कि हम लोग एक्स्ट्रा यूं ही एक जगह पे कचरा ना फेंकें, जिस जगह पे कचरा सब जगह लोगों का इकट्ठा होता है उसी प्लेस पे उसको रखा जाए, टाइम से उस कचरे को वहाँ से हटाया जाए। तो ये सारी चीज़ें ना सब कुछ इन्वॉल्व होती है, मतलब हमारे हेल्दी होने में हमारे साथ साथ हमारी सोसाइटी का भी रोल है। अगर सोसाइटी में बहुत सारे लोगों ने वर्क करना बंद कर दिया, जो सीवेज साफ़ करने वाले होते हैं उन्होंने सीवेज टैंक साफ़ करने बंद कर दिए, तो सोचो ज़रा फिर तो नालियों में सब जगह पे वो सीवेज फैल जाएगा। तो हमारे हेल्दी होने में, यानी हर एक पर्सन के हेल्दी होने में हमारे साथ साथ हमारी सोसाइटी के लोगों का भी रोल है। उन लोगों को मिलके भी सबको एक साथ सर्वाइव करना है, सबको एक साथ रह के एक दूसरे की हेल्प करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखो, वर्क एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि पर्सन चाहता तो है वर्क करना बट उसको जॉब अवेलेबल नहीं है। जैसे हमारी कंट्री में स्पेशली इंडिया की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा आज के टाइम में सबसे बड़ा है। और अभी रिसेंटली लॉकडाउन के टाइम पे अप्रॉक्सीमेट 2 से 2.5 करोड़ जॉब्स जा चुकी हैं जो रिसेंटली अभी लॉकडाउन के टाइम पे गई हैं। तो आप सोचिए पहले से ही अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल इतना ज़्यादा था और ऊपर से इतने लोग इसमें और ऐड हो गए हैं। तो इससे क्या होता है, पूरी ओवरऑल सोसाइटी का जो हेल्थ लेवल है, हेल्थ इंडेक्स है, वो डाउन जाएगा नहीं जाएगा। जब पर्सन के पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, उसको अपनी फैमिली को सर्व करने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा उस सिचुएशन में। तो इस चीज़ का, इस एस्पेक्ट का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली मेंटेन होंगी तो हम बोलेंगे कि हाँ एक हेल्दी सोसाइटी मेंटेन हो रही है, एक हेल्दी पर्सन मेंटेन हो रहे हैं, है ना। अदरवाइज क्या है कि सिर्फ फिजिकली फिट होने से आपको कोई बीमारी नहीं है, आप डिजीज फ्री हो, उसको हेल्दी नहीं बोलते। वो सिर्फ एक एस्पेक्ट हो गया। सारी चीज़ें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग जब प्रॉपर्ली होंगी तब जाके आप बोलोगे पर्सन को कि वो फिजिकली हेल्दी है। तो बच्चों मैंने सारे पॉइंट एक एक करके तुम्हें समझा दिए, आप इसको नोटबुक में पूरा इसी तरह से फ्लोचार्ट टाइप में बना लेना। और डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में है। चलिए नाउ डिफरेंस, इस चैप्टर में जितने भी डिफरेंस आएंगे वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया, अब इसके बेस पर डिफरेंस हम कर सकते हैं कि हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस होता है। डिजीज फ्री कोई पर्सन है तो वो हेल्दी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो वो पक्का डिजीज फ्री होगा ना, क्योंकि अगर वो हेल्दी है तो उसकी मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ फिट होगी। ठीक है, तो हेल्दी में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इन तीनों एस्पेक्ट से अगर परफेक्ट है कोई पर्सन तो हाँ वो हेल्दी पर्सन है।
डिजीज फ्री में क्या है, डिजीज फ्री होने का मतलब बस आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है ना, कोई डिजीज तुम्हें नहीं हुआ है बस। हो सकता है मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है आपकी सोसाइटी बहुत खराब हो, वो सब इसमें काउंट नहीं होगा। डिजीज फ्री का मतलब जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस, दैट्स इट। हेल्दी में आगे पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल, हेल्दी होने के लिए इंडिविजुअल पर्सन के साथ साथ उसके आसपास के सोशल एनवायरनमेंट का भी बड़ा रोल होता है। भाई एक पर्सन की मेंटल हेल्थ अच्छी है, उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, मैंने बताया ना उसकी फ्रेंड सर्कल बहुत खराब है, तो उससे वो हेल्दी पर्सन नहीं कहलाएगा। फ्रेंड सर्कल खराब होने से तो बेचारा हमेशा परेशान रहेगा, है ना। बात बात पे उसे पता अपने बॉस से, अपने फ्रेंड से बहुत सुनना पड़ता है, तो वो सिचुएशन हेल्दी में नहीं आएगी, ठीक है। डिजीज फ्री में क्या है, डिजीज फ्री होने या ना होने से फर्क सिर्फ उस इंडिविजुअल पर्सन को पड़ेगा। अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी है, नहीं है, तो सिर्फ उससे उसी की बॉडी पे वो असर डालेगी, उससे किसी दूसरे को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो डिजीज फ्री का होने से सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन का बेनिफिट है। बट अगर वो पर्सन हेल्दी होगा तो वो खुद तो बढ़िया है ही है, और अपनी आसपास की सोसाइटी में बाकी लोगों को भी प्रॉपरली रख पाएगा, ठीक है। चलो हेल्दी में और क्या आ सकता है, द इंडिविजुअल हैज़ अ गुड हेल्थ। हेल्दी पर्सन होने का मतलब क्या है कि उस इंडिविजुअल पर्सन की हेल्थ काफ़ी अच्छी है, यानी वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली फिट है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। डिजीज फ्री में क्या है, द इंडिविजुअल पर्सन, जो डिजीज फ्री जिसको आप बोल रहे हो सकता है कि उसकी हेल्थ अच्छी हो और हो सकता है उसकी हेल्थ अच्छी ना हो। बट डिजीज फ्री होने का मतलब बस एक ही तो चीज़ है कि उसको कोई बीमारी नहीं है। हो सकता है वो मेंटली प्रेशर में हो या फिर उसकी सोसाइटी बहुत खराब हो, समझ रहे हो ना बात। तो उस केस में उसको बीमारी नहीं है, डिजीज फ्री तो है बट वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हेल्दी होने के लिए क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं। फिजिकल हेल्थ भी होनी चाहिए, इसके अलावा हमारे पास मेंटल हेल्थ भी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, और इसके अलावा हमारे पास हमारी सोशल हेल्थ भी होनी चाहिए। अगर ये सारे एस्पेक्ट प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं तो वो पर्सन हेल्दी होगा। यानी हेल्दी होने के लिए देखो हमारे में कि फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारी सोसाइटी का भी रोल होता है, कि अगर हमारी आसपास की सोसाइटी में चीज़ें खराब हो रही हैं दिन के डे बाय डे, तो उसका फर्क सभी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर पड़ेगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। चलिए अब एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार कर लेते हैं। ये उन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड जितना मैंने आपको पढ़ा दिया। ये 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, इन तीनों को एक एक करके टैकल करते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट काम करेगा कि हेल्दी और डिजीज फ्री होने में क्या डिफरेंस होता है, उन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चन काम करते हैं। देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ होने के लिए कौन सी 2 कंडीशंस हैं जो आप लिख सकते हो। देखो आंसर्स की वैरायटी या उसके ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं, कई सारी वैरायटी में आप आंसर कर सकते हो। दैट शुड बी कनेक्टेड टू द क्वेश्चन। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में कुछ और पूछा आप कुछ भी लिख रहे हो, वो चीज़ जो आपने लिखी है वो आपके क्वेश्चन से कनेक्टेड होनी चाहिए। यहाँ पे उसने क्या पूछा है, गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ होने की 2 कंडीशंस आपको मेंशन करनी है, वो 2 कंडीशन बताइए। अगर आप आंसर देखें तो मैंने दोनों के दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला क्या है, गुड इकोनॉमिक कंडीशन एंड अर्निंग। उस पर्सन की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, उसकी अर्निंग अच्छी होगी, तो वो उसकी हेल्थ पे एक बड़ा मेजर रोल निभाएगी। अगर प्रॉपरली उसकी अर्निंग अच्छी है, वो प्रॉपरली सर्वाइव कर पा रहा है, तो हाँ एक एस्पेक्ट से वो एक गुड हेल्थ की तरफ जा रहा है। और दूसरा क्या है, सोशल एनवायरनमेंट। उसका सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, उसका फ्रेंड सर्कल, उसकी सोसाइटी, उसका नेबरहुड, अगर ये चीज़ें भी बेटर होंगी तो वो भी किसका साइन है कि वो पर्सन हेल्दी है। तो मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें। तो ये 2 कॉमन से पॉइंट हो गए जो एक एसेंशियल कंडीशन हो सकती है गुड हेल्थ के लिए। यानी अगर हेल्थ अच्छी आपको रखनी है तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि द पर्सन शुड बी मेंटली ओके, यानी उसको किसी तरह का कोई मेंटल डिजीज नहीं होनी चाहिए, कोई डिप्रेशन नहीं होना चाहिए उसको, है ना। इस तरह की कोई प्रॉब्लम उसके साथ नहीं होनी चाहिए अगर गुड हेल्थ मेंटेन रखनी है तो, ठीक है। इसके अलावा एक और क्या चीज़ हो सकती है, स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। 2 कंडीशंस आपको बतानी है डिजीज फ्री होने की। देखो पहले वाले क्वेश्चन में तो हेल्दी होने के लिए 2 एसेंशियल कंडीशन पूछी थी कि किसी पर्सन को हेल्दी है वो पर्सन, तो उसकी 2 कंडीशंस क्या हैं। यहां पे क्या पूछा आपकी बार इस क्वेश्चन में, डिजीज फ्री होने की 2 कंडीशन पूछी हैं। हेल्दी होने की 2 कंडीशंस आपने कैसे बताई कि सर हेल्दी होने के लिए एक तो उसका सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ये बता दिया आपने। दूसरा क्या बताया आपने कि उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है, यानी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है, यानी उसकी जो अर्निंग है वो बेटर होनी चाहिए, तो जाके वो बंदा
हेल्दी हो सकता है। डिजीज फ्री में क्या है, सिर्फ मेन एक ही एस्पेक्ट होता है। दो कंडीशन, अगर आप चाहते हो आपको कोई बीमारी ना हो, डिजीज फ्री आपको रहना है, तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखिए, क्लीन एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग, क्योंकि अगर आसपास का एनवायरनमेंट साफ होगा तो आपको डिजीज नहीं होंगे या उनके होने के कम से कम चांस रहेंगे। और दूसरा क्या है, खुद को और अपने घर को साफ रखिए, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन। अगर आसपास का एनवायरनमेंट, सोसाइटी सब बढ़िया है, बट हमारे घर में ही बहुत ज़्यादा गंदगी है, घर में चीज़ें प्रॉपर्ली अरेंज नहीं रहती हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ें, कचरा इकट्ठा हुआ रहता है, तो इसलिए सबसे पहली बात तो खुद की साफ सफाई, डेली डे टू डे आपको प्रॉपरली बाथ लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए आप 4 दिन में एक बार नहा रहे हो, है ना, तो उससे भी आपकी पर्सनल हाइजीन डिस्टर्ब हो रही है, जिससे डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो पर्सनल और डोमेस्टिक हाइजीन बहुत ज़रूरी है। और जब पर्सनल डोमेस्टिक हाइजीन हो जाए उसके बाद अपने घर के आसपास की साफ सफाई ज़रूरी है। लाइक घर के आसपास कहीं पे कोई नाली वगैरह है, वहाँ पे थोड़ा आपको पता है कि पानी इकट्ठा होता है, तो पहली बात तो वहाँ पे पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए, उसको टाइम टू टाइम साफ करवाएं आप। अदरवाइज उस जगह पे थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाल दें, जिससे कि उसके अंदर मच्छर पैदा ना हो। आपको पता है ना, वाटर के अंदर अगर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, कहीं पे नाली वगैरह में पानी इकट्ठा होता है, तो आप हर दूसरे तीसरे दिन अगर उसमें एक ढक्कन केरोसिन ऑयल डाल दें उस जगह पे, तो वहाँ पे जो मच्छर हैं, मॉस्किटोज डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि मॉस्किटोज बहुत सारी डिजीज़ कैरी करते हैं। वो बड़ा अच्छा वेक्टर होते हैं बीमारियों का, एक जगह से दूसरी जगह पे वो डिजीज़ को कैरी करके ले जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो आप डिजीज़ फ्री रहना, तो उसके लिए ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। बट क्या इनके होने से आप हेल्दी कहलाओगे? नहीं, इनके होने से आप डिजीज़ फ्री कहलाओगे। हेल्दी होने के लिए आपको इनके अलावा, इसके अलावा और क्या होना चाहिए कि सर हमारा सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, हमारे आसपास के लोग अच्छे होने चाहिए, उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, है ना। और उसके लिए हमें भी अपना खुद का बिहेवियर अच्छा करना पड़ेगा। भाई आप सामने वाले से तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपका खुद का बहुत खराब है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर आप प्रेशर में ही रहोगे हमेशा। इसलिए दूसरों को चेंज करने से पहले खुद को देखा करो कि तुम किस तरह से बिहेव कर रहे हो चीज़ों के, लोगों के साथ। दूसरा ये भी बहुत ज़रूरी है, आपका इकोनॉमिक कंडीशन अगर बहुत ख़राब है, तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं है, तुम्हें अपनी फैमिली को सर्वाइव कराने के लिए तुम्हारे पास फूड के पैसे नहीं है, तो उसमें ऑब्वियसली बात है पर्सन हेल्दी नहीं हो सकता। तो 2 क्वेश्चंस बताएं, एक में 2 असेंशियल कंडीशन पूछी हेल्दी होने की, एक में असेंशियल कंडीशन पूछी डिजीज़ फ्री होने की। अब एक और क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन था, आर द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस नेसेसरली द सेम और डिफरेंट? क्या अभी आपसे जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर हमेशा सेम होंगे और डिफरेंट होंगे? तो आंसर है, आंसर डिफरेंट होंगे भाई साहब। पहले वाले क्वेश्चन में आपसे कंडीशन पूछी थी ऑफ बीइंग हेल्दी, हेल्दी होने की कंडीशन, दूसरे वाले में आपसे कंडीशन पूछी है डिजीज फ्री होने की कंडीशन। तो जनरली दोनों के आंसर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, देयर विल बी अ डिफरेंट आंसर्स। देखो, the answers to the above questions are different because a person may be free of disease, हो सकता है एक पर्सन को कोई बीमारी ना हो, डिजीज कोई नहीं है उसको, बट नॉट बी गुड मेंटली, सोशली एंड इकोनॉमिकली, बट उसकी मेंटल हेल्थ में इशू है, वो बार बार उसको बहुत गुस्सा आता है, बार बार वो चिढ़ने लगता है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब, समझ रहे हो ना कुछ इशू है उसको। मेंटली डिस्टर्ब होने से नहीं वो पागल है, मेंटली डिस्टर्ब होने से बहुत सारे इशू हो सकते हैं कि उस पर्सन को डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस होने लगता है बात बात पे। तो ये चीज़ ना मेंटली डिस्टर्बेंस की एक सिम्टम्स मान सकते हो आप। सोशली और इकोनॉमिकली, अगर इन तीनों एस्पेक्ट से भी वो पर्सन गुड है, तब जाके उसको आप हेल्दी बोलोगे, अदरवाइज तो सिर्फ वो डिजीज फ्री है। तो आपको क्या बात समझ में आ रही है डिजीज फ्री और हेल्दी होने में, कि इसलिए दोनों क्वेश्चन के आंसर अलग अलग हैं, क्योंकि डिजीज फ्री पर्सन अगर है कोई, तो इसका मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है, बट हो सकता है उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है सोशल हेल्थ में प्रॉब्लम हो, और हो सकता है कि वो इकोनॉमिकली वीक हो, जिसकी वजह से उसको अपनी फैमिली को प्रॉपरली सर्वाइव नहीं करा पा रहा हो। तो ये सब इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए डिजीज फ्री होना और हेल्दी होना दोनों में बहुत फर्क होता है। कौन सी कंडीशन हम कौन सी चाहते हैं, या आप कौन सी चाहते हो, आप सिर्फ ये बनना चाहते हो या हेल्दी होना चाहते हो? तो आंसर है सर वी वांट टू बी हेल्दी, क्योंकि अगर हम हेल्दी होंगे तो डिजीज फ्री तो अपना आप ही हो जाएंगे। तो इसलिए हेल्दी होने की कोशिश कीजिए। आप हर तरह से फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर परफेक्ट होंगे तो आप हेल्दी होंगे। आपके पास बहुत पैसा है, आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, बट मेंटली स्ट्रेस रहते हो, बात बात पे गुस्सा आता रहता है, तो भैया आप हेल्दी नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए सब एस्पेक्ट जब ठीक होंगे आपके, तब आप हेल्दी कहलाओगे। और मैंने आपको बताया दुनिया में सबसे बड़ी सक्सेस कौन सी है? हेल्दी होना। एक हेल्दी पर्सन
दुनिया में सबसे सक्सेसफुल पर्सन माना जा सकता है, क्योंकि अगर हेल्दी रहोगे ना तो आप पैसा तो कभी भी कमा लोगे, बट आपके पास करोड़ों अरबों रुपया है, बट आप सोते भी हो, सोने के टाइम पे तुम्हें टेंशन की अगर मेरा इतना पैसा डूब गया तो क्या होगा, वहाँ चला गया तो क्या होगा। तो भाई वो चीज़ ना बहुत डिस्टर्बिंग है, वो उस कंडीशन में आप हेल्दी नहीं कहला सकते। तो आई होप कि आपको हेल्दी और डिजीज़ फ्री के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने काफ़ी एस्पेक्ट क्लियर कराने की कोशिश करी है, तुम्हें क्वेश्चंस भी दिखा दिए हैं, ठीक है। नाउ कम टू द टॉपिक, व्हाट इज डिजीज। हमने बहुत सारी चीज़ देख ली ना, पढ़ते हैं डिजीज़ क्या होता है। तो मैं अगर तुम्हें बताऊं डिजीज़ को अगर दो पार्ट में तोड़ा जाए, इस वर्ड को डिज ईज है ना, ये है ईज मतलब कंफर्ट, डिस मतलब उस कंफर्ट में किसी ने उसको डिस्टर्ब कर दिया, इसका मतलब होता है डिस्टर्ब्ड ईज है ना, ईज तो एज इट इज आ गया यहाँ पे। तो डिसीज वर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब्ड ईज। ईज मतलब हमारा जो आराम था, हमारी बॉडी जो प्रॉपरली वर्क कर ली थी, सब कुछ प्रॉपर था, उसमें किसी ने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। तो डिजीज मतलब हमारे जो कंफर्ट जोन में किसी ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, उसको डिजीज बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम वर्क करते हैं, अगर उनमें से किसी की फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाए, मतलब जिस तरह से उन्हें वर्क करना होता है नॉर्मली, उससे हटके वो वर्क करने लगे या अपना वर्क प्रॉपरली ना करें। सपोज किसी पर्सन को कि लंग्स हैं, अब लंग्स क्यों बनाए गए हैं, ताकि आप जब सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर लिया जाए और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर से इकट्ठा होके आई है उसको वापस एक्सहेल करके बाहर छोड़ दिया जाए। अब हुआ यूं कि लंग्स के अंदर के कुछ जो एल्वलीज होती हैं उन्होंने वर्क करना ठीक से बंद कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो आप क्या बोलोगे कि बॉडी की कंडीशन, बॉडी का जो एक ऑर्गन सिस्टम है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा, यानी हमें कोई डिजीज है। फिर हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, भाई बॉडी में कुछ चीज़ दिखती हैं, महसूस होती हैं, तभी जाके तो डॉक्टर के पास जाते हो, या सुबह शाम डॉक्टर के पास ही बैठे रहते हो, सुबह को गए, दोपहर को गए, शाम को गए, बिना वजह से कुछ है नहीं बॉडी में, बस डॉक्टर के जा रहे हो, नहीं ना। जब बॉडी में कुछ बेचैनी, कुछ लगता है कि हाँ ये चीज़ एबनॉर्मल सी हो रही है बॉडी में, ऐसा जनरली नहीं हुआ करता था, जैसे स्किन पे रैशेज होने शुरू हो गए बहुत ज़्यादा, तो तब जाके याद आता है कि हाँ ये चीज़ तो बड़ी अजीब है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वो बताएगा क्या है। समझ में आ रही है बात? तो बस इसी चीज़ को बोलते हैं। देखो, इट्स अ कंडीशन ऑफ लिविंग एनिमल और प्लांट बॉडी। भाई डिजीज लिविंग चीज़ों में तो होंगे, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो। बच्चों ध्यान रखना, बीमारियां प्लांट्स में भी होती हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं ऐसे जो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, डेड हो जाते हैं डिजीज़ की वजह से, ठीक है। व्हेन वन ऑफ इट्स पार्ट्स दैट इम्पेयर्स नॉर्मल फंक्शनिंग एंड इट्स टिपिकली मैनिफेस्टेड बाय डिस्टिंग्विशिंग साइन एंड सिम्टम्स। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हुआ क्या कि बॉडी का कोई एक पार्ट या एक से ज़्यादा पार्ट दैट इम्पेयर्स नॉर्मल फंक्शनिंग, उसने अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करना बंद कर दी, वो गड़बड़ हो गया उसका नॉर्मल फंक्शनिंग, उस चीज़ को डिजीज़ बोलते हैं। और डिजीज़ का पता कैसे लगता है, इट कैन बी मैनिफेस्टेड बाय डिस्टिंग्विशिंग साइन एंड सिम्टम्स, है ना। हर डिजीज़ के कुछ ना कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं, उसके हिसाब से पता लगता है फिर डिजीज़ क्या है। चर्चा करेंगे साइन सिम्टम्स के बारे में। क्या बात समझ में आ रही तुम लोगों को? तो इस चीज़ को डिजीज़ बोलते हैं। तो बॉडी का अगर कोई ऑर्गन या बॉडी का अगर कोई पार्ट वो मेल फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर दे, यानी वो प्रॉपरली वर्क करना बंद कर दे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसकी वजह से कुछ बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स क्रिएट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है भाई बॉडी में, अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो ये डिजीज़ की डेफिनेशन हो गई। नाउ कम्स टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइन एंड सिम्टम्स। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आइडिया मैं तुम्हें देने वाला हूँ कि साइन और सिम्टम्स का क्या मतलब होता है किसी डिजीज़ के। अब मेरी बात सुनना, जब भी हमें कोई डिजीज़ होता है, जब भी कोई बीमारी होती है, कोई डिस्कम्फर्ट हुआ है ना, तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी जो है ना इतनी अच्छी है, वो कुछ सिम्टम्स, कुछ साइन दिखाने लगती है। अब समस्या ये है कि सर ये साइन और सिम्टम्स में फ़र्क क्या होता है। सपोज करो कि आपकी बॉडी में कोई दिक्कत हुई, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, आप गए डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर के पास गए, नंबर आपने लिखवाया, डॉक्टर के पास पहुंचे, तुम्हारा नंबर आ गया, आपको कॉल किया गया, आप पहुंच गए, अब डॉक्टर के सामने जाके बैठे हो, तो क्या करते हो? सबसे पहले डॉक्टर के सामने जाके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हो क्या? डॉक्टर के बराबर में बैठे हो, बिल्कुल चुपचाप, कुछ नहीं बोल रहे, तो क्या डॉक्टर को चेक कर पाएगा? नहीं ना।
आप डॉक्टर के पास बैठ के बोलते हो, उसे बताते हो बोल के कि डॉक्टर साहब ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, या फिर सपोज करो कि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको टूथ बताओगे कि इस दांत में इशू हो रहा है, या स्टमक में प्रॉब्लम है, या आपको लूज मोशन हो रहे हैं तो लूज मोशन के बारे में बताओगे, कफ हो रहा है, या फिर इसके अलावा खांसी बहुत ज़्यादा है, स्टमक में पेन है। ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर नहीं देख पा रहा, जो आप बताओगे। भाई एक बात बताओ, आपको लूज मोशन में डॉक्टर को थोड़ी ना पता लगेगा, आपके दांतों में दर्द हो रहा है डॉक्टर को थोड़ी ना पता लगेगा, आपको चक्कर आ रहे हैं डॉक्टर को थोड़ी ना देख के पता लगेगा। ये ऐसी चीज़ें जो डॉक्टर देख के नहीं मतलब पहचान सकता, वो आप उसे बोल के बताते हो। उन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? उन सारी चीज़ों को हम लोग सिम्टम्स बोलते हैं। यस और नो? ये सिम्टम्स पेशेंट को फील होते हैं, फेल्ट बाय द पेशेंट। याद रखना बहुत अच्छे से, डॉक्टर नहीं बता सकता इन चीज़ को, ये आप बताओगे डॉक्टर को। फील्ड बाय द पेशेंट, ये सिम्टम्स किसको फील होंगे? पेशेंट को। पेशेंट बताएगा कि सर सुबह से बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है ना, हल्का हल्का फीवर भी है, इसके अलावा हेडेक भी है। अब आपके सर में दर्द है, आपको हेडेक है, डॉक्टर को पता लग जाएगा कि तुम्हें देख के? ऑब्वियस सी बात है नहीं। तो जो चीज़ें तुम बोल के डॉक्टर को बताते हो, सर ये इशू है, उसे सिम्टम बोलते हैं। अब सिम्टम कई बीमारी के कॉमन भी हो सकते हैं, लाइक हेडेक है तो हेडेक को सुन के डॉक्टर तुम्हें माइग्रेन की गोलियां थोड़ी ना दे देगा। भाई क्या पता हेडेक नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से हो, क्या पता आपको ब्रेन ट्यूमर हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो सिम्टम्स वो चीज़ें होती हैं जो हम डॉक्टर को बताते हैं। डॉक्टर उनको सुन के समझ के, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी बॉडी पे जनरली दिखाई दे रही होंगी, लाइक आपकी बॉडी में रैशेज हैं, जैसे सपोज करो पूरे फेस पे रैशेज हो रहे हैं, तो वो चीज़ें ऐसी हैं जो देख के डॉक्टर को पता लग जाएगा। या तुम्हें बहुत ज़्यादा जुकाम है तो तुम्हारी नोज़ रेड हो चुकी होगी, है ना, गले में बहुत सूजन है, तो बहुत कुछ ऐसा होता है बॉडी में जो बाहर से दिख जाता है, जो डॉक्टर तुमसे पूछेगा नहीं, डॉक्टर को दिख जाएगा। उस चीज़ को बोलते हैं साइन। ठीक है, तो लिखो, साइन ऑफ द डिजीज आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। सिम्टम्स तुमसे सुने, अब वो उस चीज़ के साइन को देखेगा कि आपकी बॉडी में क्या क्या है। वो स्टेथोस्कोप लगा के तुम्हारी हार्ट बीट सुनने की कोशिश करेगा। ब्लड प्रेशर में इशू है तो ब्लड प्रेशर आपके देखेगा। तो ये कौन चेक करता है? ये दिस इज चेक बाय द डॉक्टर, है ना, ये फिजिशियन, चेक बाय द फिजिशियन, ये डॉक्टर जो भी आप लिखना चाहो। तो साइन वो चीज़ होती हैं जो बाहर से तुम्हारी बॉडी में दिखेंगी, जो डॉक्टर को देख के तुम समझ जाएगा कि ये इसको बॉडी में साइन दिख रहे हैं मुझे। उसको कंफर्म करने के लिए वो हो सकता है तुमसे टेस्टिंग भी करवाए, कि उसने टेस्ट लिख दिए 2-3 कि भैया ये टेस्ट हैं, ये करा के आओ, उसके बाद हम लोग मेडिसिन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कंफर्मेशन कुछ डिजीज़ में टेस्ट के थ्रू ही हो पाती है। तो लेबोरेटरी टेस्ट भी वो डॉक्टर तुम्हें लिख सकता है। ठीक है ना, तो अच्छे से बात समझ में आ गई साइन और सिम्टम के बारे में। तो सिम्टम जो डॉक्टर को बोल के तुम बताते हो, जो डॉक्टर को फील नहीं हो सकते, उसे सिम्टम्स बोलते हैं, जो पेशेंट अपनी बॉडी में फील कर रहा होता है। फिर उनको सुन के डॉक्टर कुछ चीज़ें चेक करेगा। मैंने बताया ना, तुम्हारा बीपी चेक कर सकता है, वो तुम्हारा वेट चेक कर सकता है, तुम्हारी टंग दिखाओगा, कि यहाँ बोलता है डॉक्टर जीभ दिखाओ, तो आपकी जो टंग होती है उसका वो कलर चेक करता है, क्योंकि टंग के कलर से बहुत सारी बातों का पता लगता है। आपकी आइज़ के स्क्लेरा को चेक करेगा कि आइज़ में कोई इशू तो नहीं है ना। काफ़ी सारी चीज़ें जो डॉक्टर चेक कर रहा है ना, डॉक्टर को देख के समझ में आ गई चेक करके कि हाँ ये दिक्कत है, वो चीज़ें होती हैं साइन। तो साइन और सिम्टम्स क्लियर होने चाहिए तुम्हें, प्रॉपरली कंटेंट लिखा हुआ है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। नाउ द डिफरेंस, मैंने क्या कहा था भैया, डिफरेंस जहां आएंगे, डिफरेंस को तो बहुत अच्छे से ग्रास्प कर लेना, और मैं कहता हूं लिख के देखना। डिफरेंस बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, तो डिफरेंसेस बच्चों लिख के देखिएगा। सिम्टम और साइन की पूरी स्टोरी समझा दी, अब उनको डिफरेंट फॉर्म में लिख गए हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट पॉइंट सिम्टम का, सिम्टम्स आर इंडिकेटर्स दैट समथिंग इज एबनॉर्मल इन द बॉडी। सिम्टम्स ये इंडिकेट करते हैं ना कि भैया देखो ऐसा है, बॉडी में कुछ दिक्कत आ रही है, बॉडी ये ठीक से काम नहीं कर रही, तुम्हारे सर में दर्द होने लगा, तो कुछ ना कुछ तो इशू होगा ना। बट एग्जैक्टली सिम्टम्स कभी ये नहीं बताते कि एग्जैक्टली डिजीज क्या है। भाई तुम्हें फीवर हुआ, अब फीवर तो बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है बॉडी के अंदर कोई नॉर्मल ऐसे ही फंक्शनिंग खराब हो गई है, उसकी वजह से फीवर हुआ हो सकता है तुम्हें डेंगू हो गया हो सकता है चिकनगुनिया हो गया हो सकता है कॉलेरा हुआ हो। ऐसे बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके कॉमन सिम्टम में आता है फीवर होना। तो सिर्फ फीवर हो गया उसे देख के बीमारी का पता नहीं लगेगा, कुछ और चीज़ें भी हैं जो चेक करनी पड़ती हैं, उसके बाद कंफर्म होगा कि ये डिजीज़ है और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर तुम्हें मेडिसिन देगा। वो एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं उनको साइन बोलते हैं, जिसको डॉक्टर कंफर्म करता है और उसके बाद ट्रीटमेंट करता है। तभी तो बोलते हैं कि बॉडी में कोई सिम्टम दिखाई दिए, हेडेक हुआ, लोगों ने उठाई अपना
बॉडी के अंदर पेन है, पैरासीटामोल की गोली ले ली। तो भैया ये बहुत खतरनाक होता है जब आप खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश करते हो ना, कि बॉडी में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हुई, आपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना खुद ब खुद कुछ भी गोलियां गटक गए, तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, मेडिकेशन कभी खुद से नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर के सजेशन से, क्योंकि डॉक्टर आपकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन चेक करेगा कि किस सिचुएशन में आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है और आपको कौन सी दवाई कितने mg की कब कब लेनी चाहिए, क्योंकि उसने MBBS कर रखा है भाई, उसने उस मेडिसिन एरिया में बहुत सारा वर्क कर रखा है, उसको बहुत अच्छे से पता है। तुमने तो क्या करा, गूगल करा कि ये हेडेक की दवाई कौन सी होती है और आपने उठाया, मेडिसिन ले, खत्म हो गई कहानी। तो उससे इंस्टेंट रिलीज तो शायद आपको मिल जाए, बट वो मेडिसिन आपको उसके और जो दूसरे साइड इफेक्ट होते हैं वो दिखा सकती है आपकी बॉडी में, जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। समटाइम्स कुछ मेडिसिन इन्फेक्शन कर जाती हैं बॉडी में, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कोई भी मेडिसिन कभी भी डॉक्टर के सजेशन के बिना नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये सिम्टम के बारे में हुआ कि सिम्टम्स ये बताते हैं बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है। साइन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। उन साइन को, है ना, जो हमारी बॉडी पे दिखाई दे रहे होंगे, डॉक्टर को चेक करेगा, उन सब चीज़ों को डॉक्टर देख के कंफर्म करता है कि हाँ वो पर्टिकुलर डिजीज हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर लेबोरेटरी टेस्ट भी करवा सकता है ना, ब्लड टेस्ट करवाया, यूरिन टेस्ट करवाया, है ना, इस तरह के टेस्टिंग भी हो सकती है। और दूसरी, ये डॉक्टर बोलेगा ये करा के आना, या एक्सरे करवाया, कुछ बॉडी में अंदर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बोलेगा भैया एक्सरे करा के आना, उसके बाद पता लगेगा कन्फर्मेशन क्या है। तो साइन वो चीज़ होती है जो डॉक्टर कंफर्म करता है, ये आपको मतलब जनरली आप इसे सही से फील नहीं कर पाओगे, आपको तो अंदर बॉडी में क्या फील होंगे, सिम्टम फील होते हैं। सिम्टम्स आर प्रॉब्लम्स फेल्ट एंड नोटिस्ड बाय द पेशेंट। देख लो क्लियर लिखा हुआ है, ये वो समस्याएं हैं, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो किसको फील और किसको नोटिस होती हैं, पेशेंट को होती हैं, इनको डॉक्टर नहीं समझ सकता। बॉडी के अंदर तुम्हारे क्या चल रहा है डॉक्टर कैसे बता देगा, बताया था ना मैंने तुम लोगों को, भाई हेडेक का डॉक्टर को क्या पता, तुम्हारे सर में दर्द है तो डॉक्टर को बताना पड़ेगा ना तुम्हें। ठीक है, साइन आर द इंडिकेशंस विच द डॉक्टर फाइंड्स ऑब्जेक्टिवली। डॉक्टर जो ढूंढेगा डिफरेंट तरीकों से आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है उसको साइन बोलते हैं। ठीक है, ये जनरली आप हर बार नहीं ढूंढ पाओगे, इसके लिए यू नीड अ डॉक्टर। डॉक्टर को पता है कि पल्स रेट चेक करना है, पल्स रेट में ये इशू है तो ये दिक्कत हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है, स्टेथोस्कोप से आपकी हार्ट बीट चेक करनी है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो डॉक्टर ढूंढने की कोशिश करता है, जिसको साइन बोलते हैं। सिम्टम का सिंपल सा एग्जाम्पल, टूथेक, आपके दांतों में दर्द है तो दो सिर्फ आपको तो फील होगा, डॉक्टर को भी फील होगा कि आपके दांतों में दर्द है नहीं ना, तो सिम्टम का एग्जाम्पल हुआ। डॉक्टर चेक्स द पेशेंट एंड टचेस द स्किन, उसने आपकी स्किन को टच करके देखा, आपके स्टमक को देखा, किस तरह से क्या इशू है, अकड़न तो नहीं है पेट के अंदर, तो वो सब चीज़ें जो डॉक्टर चेक कर रहा है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। यस और नो, जो डॉक्टर देखता है दैट इज कॉल्ड साइन। साइन समटाइम्स कंफर्म करने के लिए डॉक्टर क्या करवा सकता है, लेबोरेटरी टेस्टिंग करवा सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, जो आपको अंदर से खुद से फील होते हैं, जो सामने वाले को आपको देख के समझ नहीं आएंगे, आप उससे बताओगे ये फील हो रहा है बॉडी में, उसे सिम्टम बोलते हैं। और सामने वाला जो डॉक्टर है वो जो चेक करेगा उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए फिर उसे वो क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। ठीक है जी, तो साइन और सिम्टम की बातें हो गई। नाउ कम्स टू ए बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। बहुत डिटेल में क्लासिफिकेशन के बाद आएगा, ये बहुत कॉमन से टाइप्स हैं। जनरली दुनिया में जितने भी डिजीज होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हो। इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बच्चों सारे, एक्यूट डिजीजेस और क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज वो होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, जैसे तुम्हें जुकाम हुआ तो तुम्हें पता है 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा कंफर्म, फीवर हुआ, टाइफाइड हो गया, आपको पता है 15 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये वो डिजीज हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं और हमारी बॉडी पूरी तरह से इनसे रिकवर हो जाती है। बट भैया क्रॉनिक डिजीज वो होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक साथ निभाते हैं। साथ निभाना है क्या बोलोगे, खैर ये आपकी बॉडी में लॉन्ग टाइम तक रहेंगे, ये आसानी से नहीं जाते। 5-5 साल, 10-10 साल एंड समटाइम्स एंटायर लाइफ टाइम ये डिजीज आपकी बॉडी में अगर एक बार आ गया पूरी लाइफ टाइम आपके साथ ही रहेगा, ये कभी भी क्योर नहीं हो पाता है ना। 100% क्योर यानी बॉडी एग्जैक्टली जैसे पहले थी वैसे कभी नहीं हो पाएगी, तो इनको क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं, विच आर लॉन्ग लास्टिंग डिजीज। ठीक है, एक्यूट डिजीज कोई हुआ तो पेशेंट कंप्लीटली क्योर हो जाने के बाद रिकवर हो जाता है, किसी तरह का कोई उसे इशू नहीं रहता।
बट भैया क्रॉनिक डिजीज में रिकवरी अगर हो भी गई ना थोड़ी बहुत, तो 100% रिकवरी कभी नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ इशू चलता ही रहता है बॉडी के अंदर। जैसे डायबिटीज़ है, एक क्रॉनिक डिजीज होता है, एक बार डायबिटीज़ हो गई तो भैया पूरी तमाम उम्र तुम्हें गोलियां दवाइयां खानी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी, उसे तुम्हें पूरी लाइफ टाइम निभाना पड़ेगा, है ना। डायबिटीज़ क्यों होती है? हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होती है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अंदर सेल होते हैं बीटा सेल्स। कौन से सेल्स? बीटा सेल्स। इन बीटा सेल्स से पेनक्रियाज के अंदर, पेनक्रियाज ग्लैंड होती है स्टमक के पास में, तो वो बीटा सेल्स होते हैं, इनसे रिलीज होता है इंसुलिन। जब इंसुलिन का रिलीज होना गड़बड़ हो जाए, जनरली इंसुलिन का रिलीज होना कम हो जाता है बॉडी में, उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है, जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं, है ना। डायबिटीज़ के भी टाइप्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़, उनकी चर्चा नहीं करते हम लोग। तो जनरली डायबिटीज़ जो कॉमनली लोगों में पाई जाती है, उसमें इंसुलिन का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखा जा सकता है, आप उसे जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्रॉनिक डिजीज़ में आएगा, पूरी ज़िंदगी साथ चलेगा, आपको रेस्ट्रिक्शन के साथ दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। एक्यूट डिजीज़ में क्या होता है? बॉडी में किसी तरह का वेट लॉस, किसी तरह की टायर्डनेस नहीं होती। एक बार रिकवर, जिस टाइम आपको ये बीमारी हुई, मान लो तुम्हें निमोनिया हो गया या तुम्हें टाइफाइड हो गया, उस टाइम पे हो सकता है कि तुम थोड़े से कमज़ोर हो जाओ, है ना, तुम्हारा बॉडी वेट कम हो जाए, तुम्हें टायर्डनेस महसूस हो, बट जब रिकवर हो जाओगे उसके बाद किसी तरह की कोई टायर्डनेस, कोई वेट लॉस नहीं रहता, सब कुछ ओके हो जाता है। क्रोनिक में ऐसा नहीं है। क्रोनिक में अक्सर पर्सन का बॉडी का जो वेट है वो कम हो जाता है, पर्सन जो पतला दुबला होना शुरू हो जाता है और उसको थकान रहने लगती है, क्योंकि ये डिजीज़ कभी बॉडी से जाते नहीं है, हमेशा बॉडी में हमेशा के लिए होस्ट की तरह आ गए और वो पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे। अभी एक्यूट में और क्या है? देयर इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी। जिस टाइम पे तुम्हें ये डिजीज़ हुआ उस टाइम पे तुम शायद वर्क ना कर पाओ, काम ना कर पाओ ठीक से, उस टाइम में तुम्हारे वर्क का, तुम्हारे टाइम का थोड़ा लॉस हो, बट उसके बाद जब कंप्लीटली रिकवर हो जाओगे तब फिर से सब कुछ वैसा ही कर सकते हो जैसे पहले था। भाई आपको काफ़ी टाइम कोल्ड तो होता ही रहता है, बोन फ्रैक्चर भी हुआ, किसी को टाइफाइड हुआ, ज़रूर ये सब चीज़ें होती रहती हैं। चिकन पॉक्स हो जाती है काफ़ी बार बच्चों को लाइफ टाइम में, जनरली एक बार तो चिकन पॉक्स होती है। तो जिस टाइम वो हुई ये सब चीज़ें तब तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उस टाइम तक इश्यूज चल रहे थे, कोई इशू नहीं है। जब ठीक हो गए, रिकवर हो गए, उसके बाद बॉडी पूरी तरह से फिट हो गई। कभी तुम्हें लाइफ टाइम में चिकन पॉक्स हुआ था तो आज तो तुम परफेक्ट हो ना, अब तो तुम्हें वो प्रॉब्लम नहीं है ना, जब तुम्हें वो फेस की थी चिकन पॉक्स के टाइम पे, वो इशू खत्म हो गया। बट क्रॉनिक में ऐसा नहीं होता भैया, इट इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी। बॉडी में जब टायर्डनेस रहने लगेगी, वेट लॉस हो जाएगा, तो आपकी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा, आप उतनी एफिशिएंसी के साथ उतना वर्क नहीं कर पाओगे जितना पहले कर पाते थे। तो एक्यूट डिजीज़ के मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड क्यों बोलते हैं कि भैया कॉमनली होता रहता है ये। निमोनिया छोटे बच्चों को अक्सर जनरली होता है, ज़्यादातर लंग्स का डिजीज़ है, लंग्स पे इफेक्ट डालता है, टाइम से ट्रीटमेंट नहीं कराया तो जान भी जा सकती है निमोनिया के अंदर, ध्यान रखना। बोन फ्रैक्चर, टाइफाइड, ये सारे ऐसे डिजीज़ हैं कि अगर इनको ठीक से ट्रीट करा लिया जाए तो ट्रीटमेंट के बाद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है? ये क्रॉनिक में क्या है? डायबिटीज़, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV एड्स सुना होगा ना। 1 दिसंबर को पूरे वर्ल्ड में एड्स डे मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ बातें जब डिजीज़ के बारे में पढ़ाऊंगा आगे तब आएंगी, तब चर्चा करेंगे इनके बारे में। एड्स तो बड़ा ही खतरनाक डिजीज़ है, क्योंकि एड्स अगर एक बार पर्सन को हो जाए ना तो अल्टीमेटली उसकी डेथ ही हो जाती है, टाइम से पहले वो मर जाता है, मतलब इसका कोई भी इलाज नहीं है किसी तरह का। बट ये बस ये है कि अगर दवाइयाँ नहीं ले रहा है वो पर्सन, और तो उस टाइम में अगर सपोज करो 10 साल जिंदा रहने वाला है, तो दवाइयाँ लेने के बाद वो 10 की जगह 15 साल जी जाएगा, बस इतना है। अल्टीमेटली इसमें डेथ ही हो जाती है। ये बहुत खतरनाक डिजीज़ है, इसका कोई वैक्सीनेशन कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसी डिजीज़ हैं जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को थोड़ा सा बढ़ा देती हैं बस। हाई ब्लड प्रेशर, कई लोगों को आपने देखा होगा, मे बी आपकी फैमिली में उनका बीपी अक्सर हाई रहता है। तो हाई बीपी की कोई और मतलब ऐसी चीज़ नहीं आती, इसके लिए आपको गोलियां ही खानी पड़ती हैं, दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो हाई बीपी की प्रॉब्लम एक बार अगर बॉडी में लग गई तो जनरली ये आसानी से जाती नहीं है, तो इसलिए बेटर है इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है जो आप अपनी तरफ से कर सकते हो कि आप प्रॉपरली अपने डाइट का ख्याल रखिए। जो भी आपके फास्ट फूड होते हैं उनको मत खाइए, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स से जितना ज़्यादा हो सके उतना बचिए, एक्सरसाइज कीजिए डेली बेसिस पे। इन सब वर्क को करोगे डेली बेसिस पे तो ध्यान रखिएगा इन सब डिजीज़ के होने के चांसेस आपकी बॉडी में बहुत कम हो जाएंगे।
जाएंगे। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनको आज तक ये ऐसे डिजीज़ कोई खास हुए भी नहीं है। चलो ये तो फिर भी होते रहते हैं, इनमें से ऐसा कोई डिजीज़ किसी को नहीं है। कई लोग आप ओल्ड एज में देख लेना, ओल्ड एज में आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल फिट होते हैं, उनको बीपी डायबिटीज़ कुछ नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? उन्होंने अपने डाइट का पूरी ज़िंदगी ख्याल रखा है बहुत अच्छे से, उन्होंने ऊट पटांग चीज़ें नहीं खाई हैं, उन्होंने डेली बेसिस पे एक्सरसाइज की है। बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखोगे तो भाई दवाइयाँ खाने से बच जाओगे। अदरवाइज़ वही होता है, एक जन बहुत अच्छी सी कोट मुझे याद आती है, पता नहीं किसने बोली थी, कि उन्होंने ये बोला था कि भाई अगर आज आप अपने खाने को ऐसे खाओ जैसे मेडिसिन खा रहे हो, मतलब भर भर के खाना मत खाओ, मेडिसिन की तरह थोड़ा थोड़ा खाना खाओ और अच्छी डाइट के साथ खाना खाओ। अदरवाइज एक टाइम ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जब आपको मेडिसिन को एज अ फूड खाना पड़ेगा। या तो आज फूड को एज अ मेडिसिन खा लीजिए, यानी कम अमाउंट में प्रॉपर केयर करके अपने खाने को खाइए, नहीं तो ज़िंदगी में आपको खाने की जगह फिर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। मॉर्निंग में खाने के साथ, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ, दिन में लंच के साथ, शाम को डिनर के साथ। तो अगर आपको वो मंजूर है लाइफ टाइम दवाइयाँ खाना, आई थिंक जो किसी को मंजूर नहीं होगा कि सर हम नई मेडिसिन खाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने डाइट का अभी से इट द राइट टाइम अभी से ख्याल रखिए कि फास्ट फूड, ऑयली चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का बहुत शौक होता है बच्चों को। ये नहीं कह रहा बंद कर दो, कम कर दो, जितना हो सके उतना कम कर दो। तो धीरे धीरे चीज़ें ना बॉडी के अंदर ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और डेली बेसिस पे आधा घंटा एक्सरसाइज किया करो, चाहे कुछ भी और काम छोड़ना पड़े, एक्सरसाइज का टाइम बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चाहे सुबह को 5 बजे उठना पड़े, जो सुबह जल्दी उठता है और टाइम से सोता है वो बंदा हमेशा आपको हेल्दी मिलेगा। तो अगर ये चीज़ें अभी से अपनाओगे तो भाई इन सब बीमारियों से बच जाओगे, इनके होने के चांसेस बहुत लोअर हो जाएंगे तुम्हारी बॉडी में। और नहीं तो क्या है, ये बीमारियां अगर एक बार इनमें से कोई हो गई तो भाई पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ टाइम दवाइयों पे जीना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्या मेरे को तो बताना था तुम्हें, और बाकी तो फॉलो नहीं करना या करना तुम्हारे ऊपर बात है। तो आज एक बहुत कॉमन सी कुछ बातें आई जो मैंने तुम लोगों को बता दी। किस किस चीज़ों के बारे में चर्चा करी बच्चों आज? एक तो हेल्थ के बारे में कि हेल्थ की डेफिनेशन WHO ने क्या दी है, हेल्थ के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स मैंने आप लोगों को वहाँ पे बता दिए। फिर उसके बाद जब हेल्थ हो गया पूरा, उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस देखा कि बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज़ फ्री, दोनों में क्या फ़र्क है, हेल्दी होने में और डिजीज़ फ्री होने में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बताया। आफ्टर दैट हमने देखा डिजीज़ का क्या मतलब होता है। जब बॉडी का कोई सर्टेन पार्ट, कोई बॉडी ऑर्गन प्रॉपरली वर्क करना बंद कर दे तो उसको डिजीज़ की कंडीशन बोलते हैं, जब कुछ मेल फंक्शनिंग बॉडी के अंदर होनी क्रिएट हो जाए, है ना। डिजीज़ के अंदर आप लोगों ने फिर आगे देखा डिजीज़ कैसे पता लगता है डिजीज़ का, तो भैया उसके कुछ साइन या कुछ सिम्टम्स होते हैं, है ना। डिजीज़ के कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं जिनके हिसाब से उसका पता लगाया जाता है। तो उसके सिम्टम्स जो वो होते हैं जो हमारी बॉडी में हमें फील होते हैं, साइन वो होते हैं जो डॉक्टर देखता है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा कि डिजीज़ की अगर बेसिक क्लासिफिकेशन में देखें तो एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस, एक्यूट डिजीज़ वो होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमारी बॉडी में रहते हैं और जब ये चले जाते हैं तो उसके बाद बॉडी पूरी तरह रिकवर हो जाती है। जबकि क्रॉनिक लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ होते हैं, एक बार बॉडी में आए तो बहुत लंबे टाइम तक, मे बी लाइफ टाइम आपकी बॉडी से ना जाएं और आपको हमेशा के लिए मेडिसिन का सहारा लेना पड़े। ठीक है, तो ये सारी बातें इस चैप्टर में बेसिकली मैं बताई। बहुत कुछ ऐसा है इस चैप्टर के एंड तक मैं तुम्हें इतना कुछ बता दूंगा कि तुम्हें शायद नहीं पता होगा उन सब डिजीज़ के बारे में कि ऐसा ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको प्रॉपरली पढ़िएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ ऐसा ना हो सिर्फ नोटबुक पे आप प्रिंट किए जा रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सोचिए, बुक उठाइए, NCERT उठाइए, NCERT में चैप्टर बहुत अच्छे से दे रखा है। रीडिंग लगाइए जरा, मैंने जहाँ तक पढ़ाया एक बार उसको वहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी ना तो चीज़ें आपको ईजी लगने लगेंगी। तो हमेशा बुक से पढ़ने की आदत डालिए, चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी और चीज़ों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है,